हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो आज करने वाले हैं चैप्टर 12 की शुरुआत। बरोबर है, भगवान का नाम लेके उनको बोलना कि भाई हमको अच्छे से थोड़ी सद्बुद्धि दे, जिससे हम पूरे एक साल अच्छे से पढ़ पाए। बरोबर है। चलो तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड इंडक्शन। लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखने की एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब भी लेक्चर देखने बैठो, दिमाग को पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रखो। लेक्चर में सर एक एक वर्ड्स क्या बोल रहे हैं वो सुनो, उसको सोचो समझो और फिर खुद अपने आप सोचने का ट्राई करो। सर बिना कोई काम का एक भी वर्ड्स लेक्चर में बोलेंगे नहीं। बरोबर है। तो पूरा एकदम ध्यान से लेक्चर देखना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, और हर एक वर्ड्स के बारे में आपको सोचना है। चलो बिना टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाएंगे कि भाई व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले हमको क्वेश्चन होगा कि भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, तो शुरू से शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर। मैटर क्या होता है, हम किसको जानते हैं? मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कौन है? मैटर है। और मैटर किसका बना है? तो हमको पता है कि मैटर जो है वो मोलेक्यूल्स का बना है। मोलेक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और तब जाके सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में वो आएगा। लेकिन ये मोलेक्यूल किसके बने हैं? तो हमको पता है कि जो मोलेक्यूल्स है वो किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं। एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? मोलेक्यूल बनाएंगे। और जो एटम्स है वो किसके बने हुए हैं? तो हमको पता होना चाहिए एटम्स फंडामेंटल पार्टिकल्स के बने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी दिमाग में ये नहीं सेट हुआ कि सर फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या। तो समझो एक चीज, आप किसी भी बड़ी चीज को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करते जाओगे तो जो सबसे छोटा पार्ट गिरा उसको भी डिवाइड करते जाओ, उसको भी डिवाइड करते जाओ। तो ऐसे लास्ट में जो ऐसा पार्टिकल बचेगा कि जिसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जिसके आगे पार्टिकल को और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा लास्ट पार्टिकल जो पड़ेगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। तो याद रखो जो मैटर था वो किसका बना हुआ है? बहुत सारे मोलेक्यूल्स का। मोलेक्यूल्स किसके बने हैं? एटम्स जुड़ के बनाएंगे। एटम्स किसके बने हैं? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के होते हैं। और ये फंडामेंटल पार्टिकल होते कौन है? तो भाई फंडामेंटल पार्टिकल जनरली हम हमारे पुराने जमाने में तो यहां पे तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल हम कितने ले रहे हैं? अभी ये ओल्ड जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग टू है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो भाई हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होगा, ये पार्ट बहुत डेंस्ड होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, उसमें से यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा प्लस एक न्यूट्रॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स रहेंगे। याद रखो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम्स में, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं? वो न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन है भाई? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इनका कंबाइंड नेम होता है न्यूक्लियॉन्स। इनको कंबाइंड क्या नेम से बुलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स। याद रखो जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस होते हैं, फिर वो कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन से जुड़े लोग क्यों ना हो, उसको बोलेंगे इंडियंस। तो वैसे यहां पर भी न्यूक्लियस में कौन कौन है भाई? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों को कंबाइंड करके बुलाएंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। बराबर है। और उसके आजू बाजू क्या होता है भाई? यहां पर ऑर्बिट्स होती है। न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होती है? ये सारी ऑर्बिट्स होती है। ऑर्बिट्स में कौन होते हैं भाई? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखो ऑर्बिट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल का पोजीशन क्या है एटम में वो हमने सीखा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये सब कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी बोलो, वो सब
बोलेंगे उसको मैटर पार्टिकल्स। ये कौन है? मैटर पार्टिकल्स। और मैटर को क्या होता है? मैटर को मास होता है। तो हर एक पार्टिकल यहां पे मास पजेस करता है। तो चलो सबका मास लिखे। तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? देखो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कई बार आपके एग्जाम में ये वैल्यू दी होती है और कई बार नहीं भी दी होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उनके वैल्यूज क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 और 10⁻⁻27 kg होगा। और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनके मासेस मैंने लिखे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनका मास -27 देखने जाए तो जो जनरल प्रैक्टिस में हम मास यूज करते हैं उससे ये मासेस बहुत कम है। केजी देखो, केजी का कितना पार्ट? 10⁻27 पार्ट। उतने कम मास है ये। तो ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाओगे, बरोबर है। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहां पर 3 डिजिट तक, 2 डिजिट तक तो सेम है, थर्ड डिजिट थोड़ा डिफर कर रहा है। लेकिन हम जनरल कैलकुलेशन में दोनों का मास सेम ले लेंगे। तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन दोनों का मास हम ले लेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये दोनों की कंपैरिजन में जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर कितना है? -31 kg। तो इनके कंपैरिजन में भी ये बहुत छोटा पार्टिकल है। तो जो हम यहाँ पे रेशियो लेंगे किसका? प्रोटॉन का मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। तो करके देखना, प्रोटॉन के मास के अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास रखना, तो आप गिनोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 1836, इतना आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम्स भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स भारी होता है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये सब हमने वैल्यूज बोली उसकी मास की। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पता है कि भाई कोई भी पार्टिकल्स है या कोई भी मैटर है, उसको जो मास होगा तो ड्यू टू द मास कौन सा फोर्स लग रहा है? तो हमको पता है कि जो मास के कारण लगने वाला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 11। दो पार्टिकल एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो हमने बोला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए जो बॉडी है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? तो हमने बोला था मास। कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी, मास वाली बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो सिंपल, ये सारे पार्टिकल्स है, ये भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते होंगे। तो हमने यहां पे क्या देखा? हमने नहीं, साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स की मैंने सिंबल किया ई और ऊपर माइनस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन समझ जाओ इसको। दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, तो उनका जो फोर्स देखने जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जी मास ऑफ टू इलेक्ट्रॉन me इंटू me अपॉन आर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर रख देंगे। जो आप ये रखोगे तो आपको मिल रहा है फोर्स कितना? 5.5 इंटू 10⁻⁻67। ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको इंफॉर्मेशन के दिए दी। आप कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर रख दोगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां पे रख दोगे, जी एक कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, वो सारी वैल्यू रखोगे तो इतना मिलेगा। और ये जो फोर्स होता है, तो वी नो दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका नेचर अट्रैक्टिव टाइप का होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहां पर कुछ लफड़ा हुआ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमको देखने को मिला कि एक एक्सेस फोर्स लग रहा है। एक्सेस फोर्स, कौन सा फोर्स? तो भाई जनरली जो इलेक्ट्रॉन को मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वो तो कॉन्स्टेंट नेचर का उसका अट्रैक्टिव, तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के सामने रखा गया तो वो तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में जो फोर्स हो रहा है वो तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स हो रहा है, और उस फोर्स का वैल्यू निकाला गया तो वो फोर्स आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। और ये फोर्स था उसका नेचर क्या था, ये फोर्स था उसका नेचर क्या था भाई, इसका नेचर तो रिपल्सिव टाइप था। उसका मतलब सिंपल हो गया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव टाइप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो कोई तो एक्सेस फोर्स होना चाहिए कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहा है ना। तो उस फोर्स का नाम दिया गया, ये जो है उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, बराबर है। फिर साइंटिस्टों ने देखा कि चलो बच्चों उन्होंने देखा कि वैसे ही दो प्रोटॉन को एक दूसरे के सामने रखेंगे, दो प्रोटॉन को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो उनके बीच में भी उतना ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही लग रहा है। फिर उन्होंने प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन उसके सामने यहां पे रख दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव टाइप फोर्स लग रहा है। तो यहां पर जो फोर्स देखने को मिला वो तो अट्रैक्टिव भी था, रिपल्सिव फोर्स भी था। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कौन सा है, वो तो सिर्फ अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है। और जब ये देखने को मिला कि भाई न्यूट्रॉन को किसी प्रोटॉन के सामने रखा जाए या तो फिर न्यूट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन के सामने रखा जाए तो ये दोनों में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। मतलब यहां पे नेट फोर्स तो नहीं बोल सकता, सॉरी नेट फोर्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो नेचर का जो फोर्स था वो नहीं लग रहा है। मतलब यहां पे जो एक्स्ट्रा फोर्स था, एक्स्ट्रा फोर्स वो यहां पे नहीं लग रहा है। उसका मतलब सिंपल, यहां पे सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है, यहां पे सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी, दो बॉडीज के बीच में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वैसे ही कोई एक्सेस फोर्स लगना चाहिए, और उस फोर्स का नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बॉडी का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? मास। जो बॉडी मास पजेस करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो एक नया फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और किसी और पार्टिकल के बीच में नहीं लग रहा है। उसका मतलब कि बॉडी के पास और कोई ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो। तो यहां पर तो एक बोला गया क्या भाई? एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, भाई ये बॉडी की उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल या बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। उस एक्स्ट्रा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को बोला गया इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रखो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। जो बॉडी पे होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? चलो, तो फिर अभी एक बात सामने आ गई कि भाई दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी है, दो प्रोटॉन के बीच में भी वो फोर्स लग रहा है, मतलब प्रोटॉन्स के पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब न्यूट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, भाई इनके पास ये है चार्ज्ड पार्टिकल, ये है चार्ज्ड पार्टिकल। बाय एक्सपेरिमेंट हमको ये देखने को मिला, जबकि देखा गया कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन है, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको हमने क्या माना? चार्जलेस, या चार्जलेस बोलेंगे या तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रॉन बोलेंगे। चलो, अभी चार्ज के टाइप्स हमको कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन के पे भी चार्ज है, और दोनों का नेचर कुछ डिफरेंट लग रहा है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय नेचर वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो उसको अलग करने के लिए हमने यहां पे एक साइन कन्वेंशन लिया कि भाई साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन क्या है? तो भाई हमने इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उस पे जो है उसको हमने नेगेटिवली चार्ज गिना, और जो प्रोटॉन है उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज गिना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज गिना और प्रोटॉन को हमने क्या गिना? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन तो कौन है भाई? न्यूट्रॉन तो चार्जलेस बॉडी है कि नहीं? लेकिन कोई बोलेगा सर ये गलत हुआ, बेचारे इलेक्ट्रॉन को पहले से ही क्यों नेगेटिव बोल दिया गया? अरे भाई देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलना था, तो हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल दिया, प्रोटॉन पॉजिटिव है। कोई कल नई थियरी इन्वेंट करेगा और बोलेगा नहीं भाई प्रोटॉन को नेगेटिव लो और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलो, चलेगा भाई, लेकिन फिर तुझको अपनी सारी किताबें अलग से लिखनी पड़ेगी। यह सिर्फ एक कन्वेंशन है, याद रखो। यहां पे क्या है? यह सिर्फ एक कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है। उसका नेचर हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां पे ले सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन पे चार्ज है, दोनों पे चार्ज है ना, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस नेचर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि भाई ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो यहां पे उस नेचर को हमको डिस्क्राइब करने के लिए हमने उसको एक साइन कन्वेंशन दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया? चलो, फिर क्या देखने को मिला कि भाई दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मतलब दो लाइक चार्जेस। भाई लाइक चार्जेस किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो देखने को मिला कि यहां पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स हो रहा है। और दो अनलाइक चार्जेस, और दो अनलाइक चार्जेस मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हो। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? पक्का? तो चार्ज क्या है वो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। चलो, तो हर एक बॉडी कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर ले लो, वो आफ्टर ऑल किसका बना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो एंड में बना ही होगा। और वो चार्ज पार्टिकल है, उसके कारण बॉडी पे भी चार्ज होता है। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। सिर्फ न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली कंसीडर करेंगे तो उस पे चार्ज नहीं है, उसके सिवा कोई भी बॉडी ले लो उस पे चार्ज होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नेट चार्ज होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो चार्ज तो होगा ही होगा। बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या करना है कि कोई भी बॉडी पे एग्जिस्टेंस है, चार्ज का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, एग्जिस्टेंस है कि नहीं वो हमको डिसाइड करना है। किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमको डिसाइड करना है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं मेन थियरीज पे। तो कोई भी बॉडी पे चार्ज का एग्जिस्टेंस है कि नहीं वो हमको डिसाइड करना है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डिसाइड कर सके? हाँ भाई, वो डिसाइड कर रहा है कौन? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका एक लिमिटेशन भी है भाई, ये बताएगा सही कि बॉडी पे चार्ज है, लेकिन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कितना है, वो नहीं बता पाएगा। बरोबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन को क्यों हमने नेगेटिव गिना, प्रोटॉन को क्यों पॉजिटिव गिना। लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी एसआई यूनिट पढ़ेंगे, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज।
भाई चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ल्स ऑगस्टियन दी कूलम करके जो साइंटिस्ट था उसने इसको इन्वेंट किया था थोड़ा, तो उसकी मेमोरी में इसको बोलते हैं कूलम, या तो उसको बोलते हैं सी। ये जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है। ये कौन है, डिराइव्ड यूनिट, आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन उसका एसआई फॉर्म क्या होता है, तो चलो देखते हैं कि 1 कूलम का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। 1 कूलम का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, अभी थोड़ा एक चीज है उसको आप एजम्पशन में ले लेना कि भाई होता है ऐसा, बरोबर है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो मान लो कि यहां पे एक वायर है और ये वायर में आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसमें से करंट जा रहा है 1 एम्पियर। कितना करंट पास हो रहा है वायर में से, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और आप उसके किसी एक क्रॉस सेक्शन के आगे खड़े हो जाओ। ये कौन है, क्रॉस सेक्शन। आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा करंट क्यों प्रोड्यूस होता है। भाई करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तब जाके करंट जनरेट होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी वायर के साथ और उसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो यहां से चार्ज आगे बढ़ रहा होगा, चार्ज आगे बढ़ रहा होगा। तो हम किसी एक क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो जाते हैं और वहां पे 1 सेकंड में जितना भी चार्ज आगे बढ़ेगा उसको बोलेंगे हम 1 कूलम, बरोबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज passing in 1 second through any cross section of wire carrying 1 ampere current is called डैश डैश डैश, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर, बरोबर है। तो याद रखो कि 1 कूलम मतलब क्या होता है। 1 कूलम मतलब एक वायर है जिसमें से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, उसके कोई भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में जितना जाएगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कूलम। तो एम्पियर सेकंड, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर 1 सेकंड। तो आप ये याद रख लो कि कूलम जो होता है वो चार्ज का यूनिट होता है, लेकिन उसका सिंबल और वो डिराइव्ड यूनिट है, तो फंडामेंटल के फॉर्म में उसको लाना है तो हम ले आएंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका डायमेंशन लिखे, चलो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे चार्ज की। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। याद रखो चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है उसको डिनोट किससे करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे, बराबर ने। इसको बोलेंगे क्यू या तो स्मॉल क्यू। जैसे मास को m से शो करते हैं वैसे चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से शो करेंगे। तो यहां पर Q का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L0। ये आपका टाइम मतलब t1 और करंट मतलब a1, तो ये हो गया t1 a1, पक्का। तो याद रखो कि जो चार्ज होता है, कौन चार्ज, उसका एसआई फॉर्म क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, और उसका डायमेंशन आएगा t1 a1। क्लियर, पक्का। देख लो एक बार ध्यान से। चलो इतने को सेव कर देते हैं, एक बार इतने को एक बार सेव कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबके दिमाग में जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट हुए कि अभी चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या है। तो जब इन्वेंशन किए गए तब पता चला कि भाई चार्ज जो होता है इसका प्राइमरी यूनिट होता है, याद रखो प्राइमरी यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है ई। ई क्या है भाई, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई एक वैल्यू है। जैसे आप पाई की वैल्यू क्या बोलते हो, पाई की वैल्यू बोलते हो 3.14, वैसे ई एक वैल्यू है और वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, पक्का। चलो तो फिर ये माना गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज होता है, भाई प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
तो वो लेंगे, चलो मैं लिखता हूं QP प्रोटॉन का चार्ज, तो वो होता है प्लस E। कोई E बोलेगा मतलब मैं समझ जाऊंगा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹। समझ रहे हो? जैसे पाई कोई बोलेगा तो उसकी वैल्यू मुझको पता है 22/7 या तो फिर 3.14, तो उसको अलग से हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, पाई बोल देगा मुझको पता चल गया। तो वैसे यहां पर भी जो चार्ज है उसका प्राइमरी यूनिट कौन होता है? ई। ई बोल दो, जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, और ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। वैल्यू तो वही है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट हमको क्या मिला कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। एक का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम प्लस, लेकिन दूसरे का माइनस। मैग्नीट्यूड देख लो तो दोनों का सेम है, लेकिन एक प्लस हमने साइन कन्वेंशन लिया, एक का हमने माइनस साइन कन्वेंशन लिया। क्लियर हो गया? पक्का कि नहीं? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स थे कौन कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके चार्ज हमने डिसाइड किए। तो सिंपल चीज हो गया। अभी कोई भी बॉडी होगी उसमें कितने कुछ प्रोटॉन्स आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो सब कंबाइंड होके और उसके बाद बॉडी बनेगी। तो बॉडी का चार्ज क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? एटम। तो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम होगा, एटम, एटम एन इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखता हूं, चलो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल भाई, जो एटम होता है, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? तो भाई हमको पता है इन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई कोई भी एटम उठा के देख लेंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि कोई भी एटम ले लो जिसमें प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो कोई भी एटम उठा के ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा? चार्जलेस। उसमें चार्ज नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कोई भी एटम उठा लो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, उसमें नेगेटिव चार्जेस भी है, पॉजिटिव चार्जेस भी है, लेकिन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो कोई भी एटम पे नेट चार्ज होगा जीरो। क्लियर हुआ? तो भाई सारे एटम्स वो तो चार्जलेस होंगे। ऐसा कोई भी एटम नहीं बनेगा कि जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफर करे। फिर वो आयंस बन जाएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन एटम देखने जाएंगे तो वो तो ऐसा होगा नहीं। तो कोई भी एटम उठा के चलेंगे तो वो तो चार्जलेस होगा। तो फिर कोई बॉडी पे चार्ज जनरेट कैसे होगा? एटम पे तो चार्ज होता नहीं है, वो कंबाइंड होकर मोलिक्यूल्स बनाएंगे, मोलिक्यूल्स कोई मैटर बनाएगा, तो फिर कोई बॉडी जब बनेगी तो उस पर चार्ज होगा कैसे? तो हम यहां पे देखते हैं कि भाई चार्ज जनरेट कैसे होता है। तो समझो अभी हमने क्या पढ़ा कि भी जो एटम होता है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? कि जितने प्रोटॉन्स है इतने इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यहां पे लिखेंगे व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर। यहां पे मैं लिख सकता हूं विथ कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट, और विदाउट कांटेक्ट। भाई दो बॉडी के बीच में कोई प्रोसेस हो रही है ना? कोई बॉडी के बीच में एक प्रोसेस हो रही है, और उस प्रोसेस में जब दो बॉडी के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ है, तब व्हेन टू बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कौन जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट मूव बिकॉज they are
टाइटली बाउंड इन न्यूक्लियस। याद रखो, हमने यहां पे क्या पढ़ा कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब दो बॉडी के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, हमने दोनों को कांटेक्ट करवाया, दोनों को एक साथ रब किया, तो क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किसका होगा भाई, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट्स में है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। जबकि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन कहां पर, न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा होती है और उनका मास भी हैवी होता है। तो जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करने वाले नहीं है। तो सिर्फ मूव कौन करेगा भाई, सिर्फ मूव इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहां पर हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हमने कि व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर विथ कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। प्रोटॉन्स and neutrons do not move. Why? Because they are tightly bound in nucleus. तो फिर यहां पे हो गया कि भाई कोई बॉडी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो बॉडी विच लॉस इलेक्ट्रॉन, भाई जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो वो कैसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है भाई, मेरे माइंड में से नेगेटिविटी चली गई, तो अभी माइंड कैसा बन गया, पूरा पॉजिटिव बन गया। हाँ, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगी। इलेक्ट्रिकली कैसी बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगी। और उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस किए मतलब कुछ तो मास रिड्यूस हुआ होगा, स्मॉल तो स्मॉल, लेकिन मास तो रिड्यूस हुआ होगा। मतलब यहां पे हम लिखेंगे मास डिक्रीजेस। याद रखना, कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है ना, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगी और वो उसका मास डिक्रीज होगा। बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, भाई जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगी। वो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगी। और उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका मास क्या होगा, उसका मास इंक्रीज होगा। तो ये एमसीक्यू शायद आए तो आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होगी तो उसका मास डिक्रीज होगा, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। जब पॉजिटिव होगा, है ना, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो नेगेटिव बना, तो उसका मास इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। तो कोई भी बॉडी पे चार्ज कैसे जनरेट होता है वो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल भी पकड़ के देख लेते हैं। कौन से कलर का पेन यूज करें, ये कलर का लेते हैं। चलो, तो मान लो कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक ए स्फीयर, दूसरा बी स्फीयर। मान लेते हैं कि इस पे 100 प्रोटॉन्स है, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है। इस पर भी मान लेते हैं कि 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। भाई दो अलग अलग बॉडी मान लो, चलो यार फॉर इसके लिए। तो इनिशियली इसका देखने जाए कि भाई इस पे नेट चार्ज कितना, QA, ए का नेट चार्ज कितना। कोई भी बॉडी पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कोई बॉडी ले लिया हमने, तो यहां पर चार्ज नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई, प्रोटॉन को भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज है। लेकिन यहां पे 100 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है प्लस ई, जो हमने पढ़ा, एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है इतना। तो 100 प्रोटॉन से तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 100। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा कितना, इसका प्लस करके लिखो तो यहां पे माइनस ही हो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन उसका चार्ज नेगेटिव, तो ये हो गया 100E माइनस 100E। तो यहां पे नेट चार्ज 0 था। सिमिलरली यहां पर देखने जाओगे तो बी पे भी क्या होगा, प्लस 100 यहां पर होगा, यहां पे माइनस 100 होगा। तो यहां पर भी नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों बॉडी पे इनिशियली बिफोर कोई प्रोसेस यहां पर नेट चार्ज 0 था। फिर हमने क्या किया, फिर भाई हमने एक काम किया, ये जो दो बॉडीज है उनको एक दूसरे के साथ रब कर लिया। तो यहां पे क्या होगा, रब कर लिया तो यहां पे क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाएंगे। अभी कोई बोलेगा सर लेकिन किस पे जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा।
इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे या इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा भाई? वो होता है बॉडी जो मैटर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे। मान लो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो जब दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब जब ये दोनों के बीच में ये अब इसको कर देते हैं यहां पे आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कोई प्रोसेस। तो आपका ये स्फीयर था, यहां पर बी स्फीयर था। जब आपने प्रोसेस की तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, और मैं मान लेता हूं कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स गए। भाई यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए, 20 इलेक्ट्रॉन, और कहां से कहां पे गए, ए से बी पे गए। 20 इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चले गए, और सिर्फ कौन जाएगा, सिर्फ जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हिल नहीं सकते क्योंकि वो तो कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, तो हम अभी क्या लिख सकते हैं भाई, अभी हम लिख पाएंगे कि यहां पर प्रोटॉन तो 100 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स देखने जाओगे तो यहां से 20 इलेक्ट्रॉन्स इस पे चले गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गए 80 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर 100 प्रोटॉन्स तो है ही, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, नए 20 इलेक्ट्रॉन आए, तो यहां पे 120 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ कि नहीं? तो ये बिफोर प्रोसेस दोनों चार्जेस के ऊपर नेट चार्ज क्या था, 0। लेकिन जब हमने दोनों को रब किया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गए, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। हाँ कि नहीं? तो अभी ए का नेट चार्ज किने भाई, ए का नेट चार्ज गिन लेते हैं, क्यू ए डैश। तो ये होगा 100, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, प्लस 80 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई। तो यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 ई, अरे 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 100 ई माइनस 80 ई, ये हो जाएगा प्लस 20 ई, है ना? तो इस पे इतना चार्ज जनरेट हुआ, और वो चार्ज कितना, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 32 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर हुआ? और यहां पर क्या होगा बच्चों, चलो बी की बात करते हैं। तो भाई बी पे क्या होगा, भाई बी पे 100 प्रोटॉन तो है, प्लस 120 इलेक्ट्रॉन है लेकिन नेगेटिव है। तो यहां पर हो जाएगा टोटल एडिशन -20 ई, तो -20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो गया -32 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देख सकते हो यहां पर। तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी पे चार्ज कैसे जनरेट होता है। इनिशियली तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का चार्ज भी सेम होता है, मतलब एटम कैसे, न्यूट्रल। और एटम इकट्ठा होकर मोलिक्यूल्स बनाएंगे, वो मैटर बनाएंगे, तो पूरा ऑब्जेक्ट बॉडी जो भी बोलो वो न्यूट्रल होगा। लेकिन जब दोनों के बीच में कुछ रबिंग होगा, फ्रिक्शन होगा, और कोई इंटरेक्शन प्रोसेस हुई, और ये सभी प्रोसेसेस में जब लॉस होगा, एक बॉडी से दूसरे पर ट्रांसफर होगा, तो कौन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिव बन जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ कि नहीं? तो यहां तक हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। पक्का? तो हमने ये क्या लिया, इंट्रोडक्शन लिया चार्ज का, कि भाई चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, प्रोटॉन का चार्ज कितना, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, चार्ज की साइन कन्वेंशन क्या है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ा। और एक लास्ट में एक चीज भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई आपने जो चार्ज बोला, ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ एक वैल्यू होती है, उसको डायरेक्शन नहीं होती। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी ये क्या है, चलो मैं पहले लिख लेता हूं। एनी चार्ज फाउंड इन नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी फंडामेंटल चार्ज। याद रखो, इसको बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि भाई नेचर में आपको कोई भी चार्ज मिलेगा वो क्या होगा, वो
कोई फंडामेंटल चार्ज का इंट्रीगल मल्टीपल पे होगा। उसका मतलब क्या? भाई उसका मतलब ये हुआ, इफ बॉडी possesses Q चार्ज, भाई बॉडी पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है। तो Q चार्ज कंपलसरी पता है क्या होगा? कोई फंडामेंटल चार्ज है, नाम उसका E, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, प्लस माइनस। वहां पे n कौन होगा? कोई इंटीजर वैल्यू, जीरो भी ले सकते हो, मतलब बॉडी चार्जलेस है ये। तो कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा तो कंपलसरी क्या होगा? Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। अभी ये प्लस और माइनस यानी क्यों? भाई बॉडी पे प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो पॉजिटिव होगी, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव होगी, तो प्लस और माइनस आ सकता है यहाँ पे। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि भाई कोई भी बॉडी पे चार्ज कितना Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल में है किसके? ई के। तो यहां पर ई कौन है? भाई ई है जो उसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ई को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या? भाई सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज उसको बोलेंगे फंडामेंटल चार्ज, एंड इट इज नन अदर देन द चार्ज ऑफ, ये कोई और नहीं, किसका चार्ज है? ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। क्यों भाई? हमने बोला सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। भाई हमने बोला कि जैसे डिवीजन करते करते जाएंगे तो सबसे लास्ट पार्टिकल कौन बचेगा? इलेक्ट्रॉन। सही है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और उसकी वैल्यू हमको पता है, जो हमने अभी आगे ले ली थी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है। तो फिर ये इंटीजर मल्टीपल में क्यों होगा? अरे सिंपल चीज है भाई, इलेक्ट्रॉन का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक बॉडी ने 5.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए या 2.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दो इलेक्ट्रॉन पूरे और एक इलेक्ट्रॉन हाफ, ऐसा होगा? नहीं भाई। कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो पूरा एक आएगा, या तो दो आएंगे, या तो तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे, कोई फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो मतलब बॉडी पे चार्ज जनरेट होगा तो या तो प्लस ही होगा या तो माइनस ही होगा, या +2 ही होगा या -2 ही होगा। क्लियर हुआ? तो बॉडी पे जो भी चार्ज आएगा वो ई के, ई कौन है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसके इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स लेते हैं, और वो पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है वो हम देख लेते हैं। भाई हमने पढ़ा, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपने पढ़ा अभी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? अरे नहीं लिखता हूं यार, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख देता हूं यहाँ पे? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? भाई प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पक्का? अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सोचना। कोई भी एटम है, कोई भी कौन है? एटम। चलो एटम का सिंबल क्या होता है? भाई एटम का सिंबल होता है एक्स। एक एग्जांपल पकड़ के चलेंगे, चलो मैं कार्बन बोल देता हूं, कार्बन, तो मैं यहां पे एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा? सी। नाइट्रोजन है तो यहां पे एन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन है तो ओ लिख सकते हैं, है ना। तो ये एटम का सिंबल है, एक्स वाई जेड, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी एटम होगा उसके अकॉर्डिंग टू डिसाइड होगा। और जो उसका न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस का सिंबल क्या होता है? पर न्यूक्लियस का सिंबल बोलते हैं एक्स जेड ए। याद रखना इतनी चीज, कोई भी एटम है उसको लिख सकते हैं एक्स, और न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है उसको, उसकी सिंबल क्या है? एक्स जेड ए। समझना ध्यान से। तो कार्बन कौन है? भाई दिस इज द एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन। और मैं ऐसे लिखूं 612, तो भाई ये कार्बन का एटम नहीं है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। ये कौन है? न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। अभी कोई बोलेगा सर लेकिन इसमें ये जेड कौन है? भाई जेड जो होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे जेड को? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। भाई याद रखो, कोई भी बॉडी में
कोई भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम Z से शो करेंगे। और जो A होता है, A कौन होता है? एटॉमिक, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास बोलेंगे। अभी आगे आएगा लेकिन अभी इतना मान लो, एटॉमिक मास बोलेंगे। और एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एटॉमिक मास इज अ नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स। अभी न्यूक्लियॉन्स बोले मतलब कौन भाई? न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन? न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो ये कौन है? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कौन है? Z कौन? एटॉमिक नंबर, और वो है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। लेकिन बच्चों A कौन होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं यहां पे। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि भाई हमने ये बोला कि कार्बन, चलो कार्बन, कार्बन कौन है? एटम। भाई इसमें कौन कौन होंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे, है ना, और 6 न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इसका नेट चार्ज देखने जाए तो इसका नेट चार्ज क्या होगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि इसमें इसका -6 नेगेटिव चार्ज होगा और इसका +6 पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव, दोनों 6-6 है, चार्ज सेम होता है लेकिन ऑपोजिट होता है, तो ये 0 हो गया, है ना। तो Q नेट इज इक्वल टू 0। लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा कार्बन 612। भाई कार्बन 612 कौन है? भाई ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास तो डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स। एटम के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो यहां पर क्या होता है भाई? यहां पे 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। इसको तो चार्ज होता नहीं है लेकिन इसके पास चार्ज होता है। तो कोई मुझको बोलेगा कि सर चार्ज ऑफ कार्बन 612 कितना? तो मैं यहां पे लिखूंगा +6c। किसका चार्ज? 6 प्रोटॉन का चार्ज। और यहां पर लिखेंगे तो +6, ई की वैल्यू ले लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वैल्यू रख दो आप, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? ये पॉजिटिव चार्ज होगा। दिमाग में सेट हुआ? पक्का? ये दोनों में क्या फर्क है? ये है एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं आउटर ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज इज 0 एटम पे। लेकिन ये सिंबल में लिखेंगे, ये सिंबल पे लिखेंगे तो ये न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियस चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चलो मैं न्यूक्लियस का नाम देता हूं XZA। भाई इसका चार्ज कितना? इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना? तो भाई इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। Z कौन होंगे? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज E+E, एक प्रोटॉन का चार्ज +E, और ऐसे प्रोटॉन्स कितने? Z। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा कितना? +ZE, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। सही है कि नहीं? तो याद रखना, ये आपको काम आएगा, कई जगह पे यूज करना है, तो इसको याद कर लेना, समझना है आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे। चलो आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहां पे बोला भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? तो हमने लिख लिया इतना। प्रोटॉन का चार्ज कितना? हमने लिख लिया इतना। तो अभी कुछ पार्टिकल्स की बात करेंगे, कुछ पार्टिकल्स की बात करेंगे। भाई यहां पे आएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं पॉजिट्रॉन। भाई पॉजिट्रॉन वो और कुछ नहीं, एक पॉजिटिव टाइप इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन, उस पे चार्ज होता है +E। याद रख लो, पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? +E, है ना। इस पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये अभी क्यों बोल रहा हूं? ये एक्चुअली में चैप्टर 13 में आएगा, लेकिन मान लो कभी एमसीक्यू गिनने बैठो और वहां पे पॉजिट्रॉन ऐसा कुछ लिखा है तो आपको क्लियर होना चाहिए। पॉजिट्रॉन जब न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिशन करता है, बीटा एमिशन में दो चीजें एमिट होती है, या तो बीटा माइनस या बीटा प्लस। तो जब बीटा प्लस एमिट होता है तब यह पार्टिकल एमिट होता है, जिसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसी होती है, इलेक्ट्रॉन जैसी, मास, शेप, सब कुछ, वॉल्यूम वॉल्यूम सब सेम, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन।
क्या नाम दे दिया गया है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसका शॉर्ट फॉर्म पॉजिट्रिन करके बोलते हैं इसको, है ना। ओके, फिर कौन है? बीटा, इसको बोलेंगे बीटा पार्टिकल। कौन है? बीटा नहीं, बीटा पार्टिकल। भाई जो बीटा पार्टिकल है उस पे चार्ज होता है -e, तो -e मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सही है। चलो इस पे चार्ज कितना? भाई इसका नाम है ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन, इसका तो मैं मास भी लिखूंगा। इसका मास कितना? भाई इसका मास इलेक्ट्रॉन जितना। इसका भी मास याद रखना, इसका भी मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जितना मास होता है इसका। ड्यूटेरॉन कौन होता है? भाई ड्यूटेरॉन इज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ये क्या है मैं समझा देता हूं। तो भाई यहां पे ड्यूटेरॉन को ऐसे लिखते हैं 1H2, एक ऐसा हाइड्रोजन जो हैवी वाटर में होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूटेरॉन का जब आप चार्ज गिनने जाओगे, याद रखनी है सब वैल्यू। ड्यूटेरॉन का चार्ज क्या होगा? भाई ड्यूटेरॉन का चार्ज होगा कितना? कितना? एक प्रोटॉन है तो प्लस ही 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन वो प्लस आएगा, है ना। तो फिर इसका मास कितना? भाई इसका मास जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, या 2 न्यूट्रॉन भी लिख सकते हो। किसका मास? ड्यूटेरॉन का मास। याद रखो यहां पर किसका मास बोला हमने? ये ड्यूटेरॉन है, ये सारा ड्यूटेरॉन का एरिया है। तो ड्यूटेरॉन का मास होगा प्रोटॉन से डबल, और उसका चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन जितना ही होगा, याद रखना। तो हमने यहां पे लिखा, क्या लिखा यहां पे? मास ऑफ ड्यूटेरॉन। मास ऑफ ड्यूटेरॉन ये होगा, है ना। और उसका चार्ज गिनने जाओगे तो ये होगा। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई कौन? अल्फा पार्टिकल। भाई जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कोई और नहीं लेकिन ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है ना। उसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। चलो तो क्या होगा हीलियम न्यूक्लियस के पास? भाई हीलियम न्यूक्लियस कोई और नहीं, अल्फा पार्टिकल बोला जाता है, जो होता है 2He4। ये कौन है? न्यूक्लियस है किसका? हीलियम का। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। पक्का? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। कौन है? अल्फा पार्टिकल, जिसको हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इस पे चार्ज क्या आएगा? भाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू +2e, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन ही हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है न्यूक्लियस है। तो यहां पे ये चार्ज होगा, और इसको हम लिख सकते हैं +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। और इसका मास कितना? भाई अल्फा पार्टिकल का जो मास देखने कई जगह पे हमको काम आएगा। अल्फा पार्टिकल का मास होगा, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा प्रोटॉन का जितना मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। तो दोनों का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना ही मान ले, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन के मास बराबर होता है। तो ये सारा वैल्यू आपको याद रखना है। आप थियरी तो रट लोगे, लेकिन जब आपको एमसीक्यू आएंगे तब ये सारी चीजें दिमाग में दौड़नी चाहिए, और एट अ टाइम हमको वो दिखना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था और ये हमको याद है, ये सारी वैल्यूज, है ना। तो याद रखो मेन की पॉइंट इसका क्या है। तो ड्यूटेरॉन जो है उसका चार्ज, और एक अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज और मास हमने यहाँ पे लिखा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पक्का? पक्का। चलो आगे जाते हैं। तो यहां पर हमने इन शॉर्ट पढ़ा कि कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, है ना। तो ये जो मास लिखे वो याद रख लेना, जो चार्ज है वो भी याद कर लेना। लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो मॉडर्न थियरीज है, मॉडर्न थियरीज क्या बोलती है, हमने यहां पे कुछ लिखा। क्या लिखा बच्चों? हाँ भाई फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने इनको फंडामेंटल पार्टिकल बोला। भाई फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? जिसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे पार्टिकल।
लेकिन मॉडर्न इन्वेंशन क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न इन्वेंशन बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो दो बंदे हैं, कौन कौन, ये लाल ये पीला, मतलब कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये जो है ये दोनों आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है ना? तो फिर कौन है? दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। भाई कौन है? क्वार्क्स नाम के पार्टिकल्स है। कौन? क्वार्क्स पार्टिकल। ये थोड़ा क्वार्क्स करके जो पार्टिकल है उनके बने हैं। कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। याद आया? तो अभी दिमाग में सेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो फंडामेंटल नहीं है। वो किसके बने हैं? क्वार्क्स पार्टिकल के बने हैं। किसके बने हैं? क्वार्क्स पार्टिकल के। यहां पर बोथ हैव 3 क्वार्क्स। भाई दोनों में जो क्वार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 3 क्वार्क्स है, दोनों में 3 क्वार्क्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स है। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, भाई टाइप्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, तो सबसे पहला है अप क्वार्क्स। कौन है? अप क्वार्क। और सेकंड है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अभी यहां पे थोड़ा लफड़ा आएगा। अभी हमने क्या बोला यहां पे? भाई नेचर में कोई भी चार्ज होगा वो तो ई के इंटीजर में ही होगा, फ्रैक्शनल में कभी नहीं होगा। लेकिन यहां पर मॉडर्न इन्वेंशन क्या बोल रहा है पता है? कि भाई ये जो अप क्वार्क्स है, जिसको हम यू बोलेंगे, इसका चार्ज होता है, भाई इसका चार्ज होता है +2/3e। अभी एक नया झमेला। और ये जो डाउन क्वार्क्स है जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, वो होगा, उनका चार्ज होगा क्या? -1/3e। सही है? तो ये तो फ्रैक्शनल में आए, लेकिन समझो बच्चों, अभी तक उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिला नहीं है। वो पैर में मिलते हैं, 3 की पैर में मिलते हैं। कितने की पैर में मिलेंगे? 3 की पैर, 3 की पैर्स में मिलेंगे वो लोग। और इसके कारण फ्रैक्शनल नहीं रहेगा, वो पूरा हो जाता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके बने हैं, बराबर है? इसका चार्ज, मान लो ये एक थियरी है जो अभी प्रूव इंडिपेंडेंटली श्योरिटी के साथ प्रूव अभी तक नहीं हुई है। पक्का? चलो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां पे कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन। मुझको प्रोटॉन का स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे एटम किसका बना था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वैसे ही जो प्रोटॉन है वो किसका बना है? क्वार्क्स का। कितने क्वार्क्स है? 2 टाइप्स के, अप और डाउन। वैसे तो 6 टाइप्स के होता है, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रैंड, चार्म। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रैंड, चार्म, ऐसे 6 क्वार्क्स होते हैं। लेकिन हम इतने मिलते हैं, हमको अप और डाउन 2 को पकड़ के चलना है। तो प्रोटॉन जो होता है उसमें कितने अप होंगे, कितने डाउन होंगे? तो भाई हमको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +E है। +E कैसे बनेगा भाई? +E ऐसे बनेगा, प्लस, अरे 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 अरे, +2/3e, +2/3e, -1/3e। तो ये मिला के आपका बना, देखो 2/3, 2/3, -1/3। इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो +E आ जाएगा। उसका मतलब हो गया कि जो प्रोटॉन है उसमें 2 अप क्वार्क्स है और एक डाउन क्वार्क्स है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसका चार्ज क्या होता है? 0। भाई उसका चार्ज तो 0 होता है, तो 0 कैसे होगा? भाई 0 ऐसे होगा, +2/3e, -1/3e, -1/3e, ये तो 0 हो गया। 2 -1 -1, सही है? तो उसमें एक अप होगा और 2 डाउन होंगे। ये न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमको क्या करना है? -E। तो डी डी डी, -1/3e, -1/3, -1/3e, हाँ कि नहीं? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल ही है, ये क्वार्क्स के नहीं बने हुए हैं।
सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर डी 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 मत लिख लेना कि 3 डाउन क्वार्क्स है उसमें। इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल ही है अभी तक। क्लियर हो गया? पक्का? तो हमने क्या पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज बॉडी पे कैसे कैसे हो सकता है, वो हमने पढ़ा। चलो आगे बढ़े। आगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन? सबसे पहले दिमाग में सेट होना चाहिए बच्चों, क्या कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, टाइम के साथ चेंज नहीं होना। तो हम यहां पे सबसे पहले लिख दे क्या, इन इलेक्ट्रिकली isolated system, in electrically isolated system any process occurs, algebraic sum of total charge मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज remains constant। याद रखो। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखा, क्या इसका स्टेटमेंट है कि भाई इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट नहीं हुआ, सर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? भाई आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना। किससे अलग करोगे? मैं बोल देता हूं थर्मली आइसोलेटेड। तो थर्मल के साथ रिलेटेड कौन है? हीट। तो सिस्टम की हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी, सराउंडिंग की हीट सिस्टम में नहीं आएगी। जिसके अकॉर्डिंग टू अपने आइसोलेट कर दिया है उसका एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड किया, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो सिस्टम है उसमें से चार्ज बाहर नहीं जाएगा, या बाहर का कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। हाँ, कोई चार्ज लेस पार्टिकल है, चार्ज लेस पार्टिकल या कोई और थिंग है, वो अंदर आजा कर सकती है ना। तो यहां पे इन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम charged particle never enters or never leave। अंदर आ भी नहीं पाएगा, बाहर जा भी नहीं पाएगा। ओनली चार्जलेस पार्टिकल डू। हाँ, चार्जलेस पार्टिकल है, कोई चार्जलेस कोई थिंग है, वो अंदर आजा कर सकती है। तो ऐसी कोई आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी प्रोसेस होगी, कोई भी प्रोसेस, तो उसमें जो चार्ज थे, प्रोसेस से पहले का चार्ज और प्रोसेस के आफ्टर का चार्ज, वो दोनों चार्ज सेम होंगे, वो दोनों चार्ज सेम होंगे। एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि चलो मैंने मान लिया कि यहां पर एक क्यूब है, क्यूबिकल सिस्टम है, और इस क्यूबिकल सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। इन पार्टिकल का नाम यहाँ पे कुछ होगा, ये सारे पार्टिकल्स है और ये टोटली इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज पार्टिकल तो इसके अंदर घुसेगा नहीं, लेकिन यहां से कोई हम गैमा फोटोन, इसको बोलते हैं गामा फोटोन, ये एक रेडिएशन होता है, हाई डेंसिटी वाला, हाई एनर्जी वाला रेडिएशन, फोटोन जाएगा, गैमा फोटोन, और वो फोटोन अंदर एंटर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हैं, अंदर जो कोई पार्टिकल्स पड़े हैं, उनके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके कारण फिर क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, तो ये पार्टिकल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको तोड़ देगा। मान लो कि तोड़ दिया, तो दो पार्टिकल पड़े, तो उसमें एक का चार्ज जो प्लस ही है, तो दूसरे का चार्ज माइनस ही। हम ऐसा नहीं बोल सकते यार, इसका प्लस क्यू बोल सकते हैं, तो इसका माइनस क्यू। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब पता चलना चाहिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो बिफोर जो यहां पे कॉलिजन हुआ, उससे पहले चार्ज क्या था? जो भी होगा जीरो था, तो आफ्टर कॉलिजन भी जीरो रहेगा, क्योंकि ऐड कितना हुआ? प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो जितना प्लस ऐड हुआ उतना नेगेटिव ऐड हुआ, बराबर। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। मतलब बिफोर प्रोसेस जो चार्ज था, आफ्टर प्रोसेस भी उतना ही चार्ज रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? पक्का ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर
इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में ओनली processes occurs where equal and opposite charges एक साथ जनरेट होंगे या तो एक साथ डिस्ट्रॉय होंगे, एक साथ जनरेट होंगे या तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक साथ एट सेम इंस्टेंट। याद रखो, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है कि जो प्रोसेस के रूट से ऐसे चार्ज ही प्रोड्यूस होंगे जो सेम मैग्नीट्यूड के हो लेकिन ऑपोजिट हो, और सेम टाइम पे या तो प्रोड्यूस होंगे तो दोनों प्रोड्यूस होंगे, या तो एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब जितना पॉजिटिव ऐड होगा तो उतना नेगेटिव भी ऐड होगा, जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो गया तो उतना नेगेटिव भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बरोबर? तो इन शॉर्ट सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन। क्लियर हो गया बच्चों? चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक ग्लास रॉड है। कौन है? ग्लास रॉड। मैं थोड़ा इसको बाहर लिखता हूं। हाँ, ये आपका है ग्लास रॉड। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। यहां पर एक सिल्क क्लॉथ है। कौन? सिल्क क्लॉथ। इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कोई चार्ज होता है। जितने पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रल है। देखो दोनों न्यूट्रल है। इस पे भी नेट चार्ज जीरो है, इस पे भी नेट चार्ज जीरो है। तो ये कब की प्रोसेस है भाई? ये बिफोर प्रोसेस है। अभी क्या हुआ? जब हमने आफ्टर रबिंग हमने ये दोनों के बीच में रब करा, मतलब ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो इसका रूट क्या होगा यहां पर? भाई इसका रूट होगा आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या होगा? तो ये आपका ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। पता है क्या होगा यहाँ पे? चलो मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गए। कितने? n इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पे। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ घिसा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गए। कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ही क्यों गए, यहां से यहां पे नहीं आ सकते? मैंने आगे क्लैरिफाई कर दिया है। दो बॉडी में जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी के साथ कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अलग अलग पेयर में अलग अलग हो सकता है। ग्लास को आपने इसके साथ किया तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना। मान को इसको वूल के साथ घिसते तो कुछ और रिजल्ट होता। बराबर है? ये नेगेटिव बनता, वो पॉजिटिव बनता। तो ऐसी बहुत सारी पेयर्स आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो वो पूरा टेबल आप एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में। तो यहां पर इसने क्या किया भाई? इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मतलब सभी नहीं करे, सभी नहीं करे, मेजरली इलेक्ट्रॉन है लेकिन माइनरली यहां पे प्रोटॉन्स भी, मेजरली प्रोटॉन है माइनरली इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये कम है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए। तो इसने इलेक्ट्रॉन मानो कि n इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो ये बन गया पॉजिटिव Ne जितना चार्ज, और ये बन गया नेगेटिव Ne जितना चार्ज। लेकिन सिस्टम का टोटल चार्ज देखने जाओगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। अभी कोई इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम ना गिने, ये दोनों मिलके सिस्टम बना रहे थे, तो उनको बीच में रबिंग किया तो यहां पर ये जनरेट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलो, ये था किसका? हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया। अभी हम समझ लेते हैं, ये है एक प्लास्टिक रॉड। कौन है? प्लास्टिक रॉड। और उसको हम एक लेदर होता है, वो क्या बोलते हैं, उस पे बाल वाल जैसे होते हैं ना, हेयरी, ऐसे फर फर होता है जो लेदर होता है। तो इसके ये दोनों का रबिंग करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पे चार्ज जनरेट होगा माइनस एनी और इस पे चार्ज जनरेट होगा प्लस एनी। याद रखो, जब आपने जब आपने ग्लास रॉड को घिसा सिल्क क्लॉथ के साथ तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, है कि नहीं? हाँ, आप यहां पे चाहो तो ये कर सकते, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज ही शो करता हूं। चलो नेट चार्ज ही आपको यहां पे शो करूंगा।
मैं आपको नेट चार्ज शो करूंगा सिर्फ, तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा और ये नेट नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा। क्लियर हुआ? और यहां पर भी मैंने बताया कि प्लास्टिक नेगेटिव वाला बन गया, प्लास्टिक क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, और ये आपका उतना ही क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन सिस्टम का टोटल नेट चार्ज देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट आप क्या कर सकते हो, दो बॉडी पे चार्ज जनरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया हर एक को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था कि भाई इनिशियली देखो इसमें भी चार्ज नहीं था, इस पे भी चार्ज नहीं था, हमने दोनों को रबिंग किया मतलब फ्रिक्शन करवाया, तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहां पर दोनों पे चार्ज जनरेट हुआ, है ना, क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। तो ऐसी ही एक प्रोसेस हम लेके आए हैं, कौन सी भाई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग। भाई इलेक्ट्रिक चार्जिंग किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो ध्यान रहे इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ चार्ज एस्टैब्लिशिंग ऑन अ chargeless body by making contact with another charged body। क्या बोला मैंने, द प्रोसेस ऑफ चार्ज एस्टैब्लिशिंग ऑन अ चार्जलेस बॉडी, किसी चार्जलेस बॉडी पे मुझको चार्ज एस्टैब्लिश करना है, लेकिन कैसे, बाय मेकिंग कांटेक्ट विथ अनदर चार्ज्ड बॉडी, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर होता क्या है भाई, तो देखो हमारे पास मान लो कि ये स्फीयर है जिसका नाम है ए है, इस पे इनिशियली चार्ज था Q, मतलब इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पकड़ के चलो कि ये पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर सेम एक दूसरा स्फीयर था B जिस पे चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज नहीं है, याद रखो नेट चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों के नंबर सेम है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसमें नेट चार्ज है, इसमें पॉजिटिव है, मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो जब, और ये दोनों आइडियली सेम है, ये दोनों आइडियली सेम, ये दोनों आइडियली सेम स्फीयर्स है, तो फिर जब ये दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे, भाई ये दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, कांटेक्ट, तो यहां पे टोटल चार्ज क्या होगा, भाई टोटल चार्ज होगा दोनों का सम, और दोनों का सम क्या हो गया, Q। और फिर जब अब जाके जब ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ये दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, ए को और बी को, और दोनों चूंकि आइडियल है तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, दोनों पे चार्ज जो टोटल चार्ज है उसका हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब यहां पे कुछ चार्ज रहेगा और कुछ चार्ज यहां पे आएगा, और जो भी चार्ज आएगा वो रिपल्शन के कारण, जो भी चार्ज आया वो रिपल्शन के कारण बने उतना दूर जाने की कोशिश करेगा, और कोई भी बॉडी पे सबसे दूर का बाउंड्री, दूर की चीज क्या होती है, बाउंड्रीज, तो पूरी सरफेस पे चार्ज होगा, बरोबर है, तो याद रखो। तो हमने क्या किया, किसी चार्ज्ड बॉडी थी उसका किसी चार्जलेस बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाया, और इस चार्जलेस बॉडी पे हमने चार्ज एस्टैब्लिश किया, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, और उसमें कांटेक्ट होना जरूरी है। अभी यहां पर हमने क्या पढ़ा कि भाई ये दोनों स्फीयर तो सेम थे इसलिए हाफ हाफ हुआ, मान लो कि दोनों स्फीयर सेम ना होता तो क्या होता, दोनों की रेडियस अलग अलग होती, मटेरियल कुछ अलग होता, तो क्या होता, जो अलग अलग है, मटेरियल की बात छोड़ दो, रेडियस की बात पकड़ के चलते हैं अभी, तो मान लो कि ये एक ए स्फीयर है, उस पे चार्ज है Q1, दूसरा एक चार्ज स्फीयर है जिसका चार्ज है, अरे रे रे रे, इसकी रेडियस बोल दो R1 और इस पे चार्ज है Q1। एक और स्फीयर ले लो जिसका नाम है B, जिसकी रेडियस है R2 और इसका चार्ज है Q2, इस पे भी नेट चार्ज है, इस पे भी नेट चार्ज है। अभी हम दोनों का कांटेक्ट करवाएंगे, भाई हमने क्या करवाया यहाँ पे, कांटेक्ट, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हुआ, भाई टोटल चार्ज हुआ Q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, ये दोनों का टोटल सम, सिस्टम का टोटल चार्ज। लेकिन जब हम अभी इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे,
सेपरेट करेंगे, ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहां पर चार्ज क्या रहेगा भाई, यहां पे चार्ज Q1 डैश लिख देता हूं, पहले Q1 था लेकिन अभी Q1 डैश होगा, सेम नहीं होगा, याद रखना अभी दोनों पे। हाँ आइडियली सेम है, रेडियस सेम है तो सेम रहेगा, बाकी दोनों पे सेम नहीं रहेगा, इस पे रहेगा। अभी फॉर्मूला मान लो चैप्टर नंबर 2 में हम डिराइव भी करेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल चार्ज आपका कितना था, दोनों का मिला के चार्ज कितना था Q, तो Q1 डैश रहेगा QR1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ पे B Q2 डैश क्या होगा भाई, Q2 डैश आपका होगा, अरे 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 अरे, Q2 डैश आपका क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो QR2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर, तो दोनों चार्ज, दोनों सीयर्स इक्वल है तो क्या, दोनों अलग अलग है तो क्या रेडियस। और इसका थियरी, उसका जो न्यूमेरिकल्स है और इसके एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल में प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, बराबर है। अभी थियरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, किसी चार्ज्ड बॉडी से किसी चार्जलेस बॉडी पे चार्ज एस्टैब्लिश करना, वो प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एक नया टॉपिक आया, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। भाई चार्ज इंडक्शन क्या, किसको बोलेंगे, चार्ज इंडक्शन किसको बोलेंगे, प्रोसेस टू पुट चार्ज ऑन अ बॉडी without making contact with any other charged body। याद रखो क्या लिखा मैंने भाई, यहां पे चार्जिंग का डेफिनेशन क्या दिया हमने, चार्जिंग का मतलब क्या, किसी चार्जलेस बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करवा के उस पर चार्ज एस्टैब्लिश करेंगे तो वो कौन होगा, चार्जिंग। लेकिन यहां पर क्या है, प्रोसेस टू पुट चार्ज ऑन अ बॉडी विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट, आपको कोई कांटेक्ट नहीं करवाना है। कैसा हो सकता है, हवा में गुम हो जाएगा क्या, मैंने यहां पे लिखा विदाउट मेकिंग कांटेक्ट विथ एनी चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करवाओगे। हाँ कोई चार्जलेस बॉडी है उस पे उसके साथ कांटेक्ट करवा सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल पकड़ के चल लेते हैं कि भाई मान लो कि यहां पर एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है भाई, इस पे नेट चार्ज है 0, इस पे नेट चार्ज है 0, और उसको मुझको क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, इसको मुझको पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या करूंगा मैं, तो इस स्फीयर को मैं वैसे ही रखूंगा जैसा था वो, लेकिन चलो पॉजिटिव बनाना है तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहां पे एक प्लास्टिक रॉड लाऊंगा। कौन लाऊंगा, प्लास्टिक रॉड, जिसको किसके साथ रब किया है, प्लास्टिक रॉड जिसको हमने फर के साथ रब किया है, मतलब इस पे चार्ज कौन है, नेगेटिव। मैं इसको कांटेक्ट नहीं करवा रहा हूं, इसके क्लोज ला रहा हूं, समझ रहे हो। ये कौन है, अपना स्फीयर जो न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन नेट चार्ज 0 है। और एक प्लास्टिक का रॉड मैं इसके नजदीक ला रहा हूं जिसको हमने फर के साथ रब किया है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है लेकिन मैं कांटेक्ट नहीं करवा रहा हूं। तो यहां पर बच्चों होगा क्या, होगा ये कि ये नेगेटिव, हाँ इसको पॉजिटिव करना है तो इसका ऑपोजिट चार्ज लाएंगे। मुझको पॉजिटिव करना था तो मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड लाया, मुझको नेगेटिव करना होता तो मैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज लाता, वो भी देखते हैं आगे। तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें से सारे पॉजिटिव चार्ज सपोज यहां पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्शन यहां पे चले जाएंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन पॉजिटिव यहां पे जनरेट होगा और नेगेटिव यहां पे चला जाएगा। ये आपका सेकंड फिगर मैंने ड्रॉ किया। चलो आगे और क्या होता है भाई, अभी भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर। ये आपका प्लास्टिक का रॉड है, उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा प्लास्टिक रॉड को जो नेगेटिवली चार्ज है, और बच्चों इसके साथ कौन था, ये एक स्फीयर था जो अपना, अभी लेकिन मैं इसका कर देता हूं अर्थिंग। क्या कर दूंगा, इसका अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग मतलब क्या होता है समझा रहा हूं मैं, यहां पे अर्थिंग मतलब समझा रहा हूं मैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे। अर्थिंग मतलब कोई भी कंडक्टर के साथ हम एक कनेक्शन लेंगे और वो कनेक्शन को हम ग्राउंड के साथ अंदर दे देंगे, ग्राउंड को दे देंगे,
है ना, ग्राउंड में दबा देंगे उसको, उसको बोलते हैं अर्थिंग। ऐसा क्यों करते हैं? तो याद रखो, अर्थ जो होती है, अर्थ जो है उसका पोटेंशियल, ये कौन है वो आगे आएगा, अभी चिंता मत करो, इसका पोटेंशियल 0 है। अर्थ जो है, अर्थ वो सोर्स ऑफ, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ, ऐसे लिखता हूं मैं, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अर्थ होता है, अर्थ जो है वो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन सोर्स है। अर्थ किसी को, बॉडी को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और किसी बॉडी के पास से कितने भी इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। याद रखो, अर्थ कौन है? इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी है उसकी कि कोई भी बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। तो हमने जब यहां पे अर्थिंग करवा दिया स्फीयर को, तो क्या हुआ कि भाई पॉजिटिव यहां पर था, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव थे वो यहां पर थे, लेकिन जब हमने अर्थिंग करवा दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर अर्थिंग हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। ये आपका थर्ड फिगर हुआ। अभी क्या, अभी हम फिर से एक स्फीयर ले लेंगे, यही प्लास्टिक रॉड को वैसे ही रखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपका ये जो स्फीयर है, आपका जो ये स्फीयर है उसको अभी मैं ऐसे रखूंगा, तो भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और मैं अभी ये अर्थिंग मैंने दूर कर लिया, यहां पे अर्थिंग मैंने दूर कर लिया, देखो यहां पर अर्थिंग मैंने दूर कर लिया। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो जहां भेजने थे मैंने भेज दिए अर्थ के अंदर, तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहा। और फिर अभी मैं प्लास्टिक के रॉड को भी रिमूव कर दूंगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई, फाइनली आपका जो फिफ्थ फिगर बनेगा उसमें ये ले लूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नहीं रहेगा, रिपल्शन के कारण वो स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होते ही वो सारे का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। तो हमने इस स्फीयर को क्या किया? चार्ज किया। लेकिन आप देख सकते हो मैंने कहीं पे कांटेक्ट नहीं करवाया। कोई बोलेगा सर हो सकता है आपने कहां पे नहीं करवाया, ये कराया तो सही, कांटेक्ट तो है। मैंने किसी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं करवाया। अर्थ को हम न्यूट्रल लेते हैं। अर्थ क्या होती है भाई? अर्थ न्यूट्रल होती है, याद रखना, उसका पोटेंशियल 0 होता है। लेकिन अर्थ किसी बॉडी को भी कितने इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, ले भी सकती है। क्लियर हुआ? तो हमने कांटेक्ट तो करवाया, लेकिन चार्जलेस बॉडी के साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ करवाया, अर्थ के साथ करवाया, और ये कोई कांटेक्ट नहीं करवाया, फिर भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, विदाउट कांटेक्ट हम चार्ज प्रोड्यूस कर सके, उसको बोलते हैं चार्ज इंडक्शन। क्या बोलेंगे? चार्ज इंडक्शन। दिमाग में सेट हो गया? पक्का। चलो सेम चीज बोलो कि मुझको इसको नेगेटिव बनाना होता तो मैं क्या करता? जो मुझको इस स्फीयर को नेगेटिव बनाना होता ना, तो मैं क्या करता पता है? ये जो प्लास्टिक रॉड है उसकी जगह पे मैं वो ग्लास रॉड ले आता, जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया था। जो ये ग्लास रॉड होता तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, जो ग्लास रॉड होता तो ये पॉजिटिव होता, यहां पर नेगेटिव होता और यहां पे पॉजिटिव होता, यहां पे नेगेटिव होता, यहां पे पॉजिटिव होता। जब मैं अर्थिंग करता तो क्या होता भाई? अर्थिंग करता, अभी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। लेकिन जब ये ग्लास रॉड होता, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव होता, तो यहां के इलेक्ट्रॉन ऊपर आते, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आते, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होता उसको वो न्यूट्रल कर देता। फिर जब हम ये रिमूव कर लेते सब, तो सिर्फ इसके बाद इस साइड का नेगेटिव चार्ज बच जाता, तो हम इसको नेगेटिव भी बना सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इंडक्शन। बोलो कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो आगे बढ़े कि खत्म? ओके, रिवाइज अगेन। रिवाइजन अगेन आ गया, मतलब लेक्चर आपका खत्म हो गया। तो आज के दिन में जो पढ़े, ठीक से इसकी नोट्स बनाओ, इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, इसकी ठीक से नोट बनाओ, लिख लिख के पूरा, हर एक वैल्यू याद रहनी चाहिए। सर ने जो वैल्यू बोला, इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज, प्रोटॉन का मास चार्ज, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल, सब बोला, वो सब दिमाग में सेट होना चाहिए। पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज गिनेंगे, बरोबर है? तब तक पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।